नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। डीप फेक को लेकर सरकार की चेतावनी और भी सख्त हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डीप फेक न सिर्फ लोकतंत्र, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि उन्होंने ये भी साफ किया कि अब सिर्फ सलाह नहीं, कड़े नियम और सख्त कानून जरूरी है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत डीप फेक और एआई के दुरुपयोग को लेकर 30 से ज्यादा देशों के साथ टेक्निकल और लीगल सॉल्यूशंस पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये खतरा अब ग्लोबल लेवल पर फैल चुका है। तो सरकार ने साफ शब्दों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि कोई भी कंपनी हो, सभी को देश के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना होगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स, मेटा या एक्स हो। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, प्ले बाय इंडियाज रूल्स। सरकार का मानना है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी आज सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रही, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट, चुनावी प्रक्रिया, महिलाओं की सुरक्षा और संस्थाओं की विश्वसनीयता सब कुछ खतरे में डाल रही है। और यही वजह है कि आज डीप फेक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इश्यू नहीं रहा है, बल्कि रेगुलेशन, कानून और जवाबदेही से जुड़ा भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। The social media platforms, the AI models, the creators, all of us will have to take the responsibility for making sure that the new technology is strengthening the trust rather than belittling it, rather than reducing it, rather than creating that breakup between different institutions without creating the alternative. This should be non-negotiable for the entire country. Yeah. This should be non-negotiable for the entire human society. And we believe that this will require very strict legal as well as technical measures. Cultural context is very important. What is normal in one society may not be normal in another society. Absolutely. And that's where I think global platforms like yours, like Netflix, and work by the constitution and the legal framework of that country rather than the framework of the parent country. तो आज इनसाइट में हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या मौजूदा कानून डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए काफी हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्या भारत का सख्त रुख दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। इन्हीं हम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ Contrails.ai के को फाउंडर अमिताभ कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि मेंबर भी हैं सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड फेसबुक के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी, धन्यवाद आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ खुशबू जैन एडवोकेट जुड़ी हुई हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉ एक्सपर्ट हैं। खुशबू जैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ कुमार जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। MIT मीडिया लैब की एक रिसर्च बता रही है कि जो फर्जी जानकारी है, सच्ची जानकारी से लगभग 6 गुना तेजी से फैलती है। आज जब जनरेटिव AI से डीप फेक बनाना बेहद आसान हो गया है, वॉइस क्लोनिंग से लेकर रियल टाइम वीडियो तक, आपके अनुभव क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में जो मिस इन्फॉर्मेशन की प्रकृति है, वो कितनी खतरनाक और जटिल हो चुकी है अब? मैम, MIT की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। 2023 से Contrails जो है डीप फेक की इस परेशानी, इस बाधा से जूझ रहा है, और तब तो नियम कानून भी नहीं थे और भारत में बहुत कम ही जानकारी थी। तो 2024 का इलेक्शन हो, भले ही भारत में, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे आर्थिक टूल्स हैं जो कि आए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेडिसिन में इसके द्वारा फैलाई गई। और जैसा आपने कहा, इसको बनाना बड़ा आसान है, ये सच के बड़ा करीब दिखता है, और इससे लोगों को बेवकूफ बनाना, उनके साथ कोई भी अपराध करना बड़ा आसान है। तो कंपनियों ने क्योंकि 2023 में इसके ऊपर काम नहीं किया, तो लाखों करोड़ों ऐसी फाइल्स आज सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हमको देखने के लिए मिलती हैं। और भारत ने जो किया, और मिनिस्टर साहब ने जिस चीज के बारे में बात की, वो तो होना ही था कि जब नागरिक इतना परेशान हो रहा है, जब महिलाओं की आपत्तिजनक ऐसी पिक्चरें, ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, जैसा कि हमने एक्स और ग्रॉक पे देखा, तो सरकार क्या करे? तो ये नियम तो आना ही था। मुझे लगता है थोड़ी देर से आया है, और इसको थोड़ा, और ये 3 घंटे की भी जरूरत नहीं है। अब तकनीक आ गई है कि हम इस 3 सेकंड में ऐसी फाइल्स को हटा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जहां
परेशानी बढ़ी है, बाधाएं बढ़ी हैं, वहीं पर ट्रस्ट और सेफ्टी के ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये भी बहुत आसान हो गए हैं। जो कॉन्ट्रेल्स जो हमारी कंपनी बनाती है, ये सेकंडों के अंदर इस फाइल को ढूंढ करके हटा सकता है। तो अब समय आ गया है कि इंटरनेट की सारी ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये इसके अंदर पैसा डाले और ज्यादा लोगों को ये नौकरी दे कि ऐसी फाइल्स जो कि अपराध है, आपत्तिजनक है, इनको इंटरनेट से जल्द हटाया जाए। तो ये बड़ी एक अच्छी पहल है भारत सरकार की। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो सॉल्यूशंस को लेकर बात करी है, इस पर मैं आगे भी आपसे थोड़ा सा विस्तार में बात करूंगी। खुशबू, उसके पहले थोड़ा सा बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन को दुनिया के सबसे बड़े जो वैश्विक जोखिम है उसमें शामिल किया। अब अगर कानून के दृष्टिकोण से देखें समझें तो डीप फेक को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है, और हमारे मौजूदा साइबर कानून इस चुनौती के सामने कहां कमजोर पड़ जाते हैं? जैसा कि मेरे पहले इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी आ गई, बट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड किस तरीके के क्राइम हो सकते थे या उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता था, मिसयूज किस तरीके से हो सकता था, उसको हमने कंटेम्पलेट नहीं किया, उसको हमने सोचा नहीं। और उसको लेकर जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो उसके साथ वो गार्ड रेल्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए। तो उस कारण से अगर आप देखेंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए था, हम एआई को अच्छे की बात करते हैं, बट इसका मिसयूज होने लगा। जहां एक तरफ एआई को हम बेटरमेंट के लिए कर रहे थे, वहीं पे लोगों ने डीप फेक बनाना शुरू कर दिया और इतने प्रिसीशन से बनाना शुरू कर दिया कि आपकी और मेरी आंखें उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि ये सही है या गलत है। उस एक्सटेंट तक कि अगर मेरी खुद की वीडियो वहां पे रियल और एआई जनरेटेड है तो मैं भी नहीं डिफर कर पाऊंगी कि ये रियल कौन सी है और अनरियल कौन सी है। तो जब इस तरीके का प्रिसीशन आ चुका था टेक्नोलॉजी में, वहां पे इंपैक्ट बहुत पड़ गया। इंपैक्ट हर तरीके से, जो आपने आपके शुरुआत में बोला कि जहां पे आप बात करते हैं विमेन रिलेटेड जो पिक्चर्स या वीडियोस या ऑडियो बनने लगी है, नेताओं की ऑडियो बनने लगी है मिसलीड करने के लिए, बेटरमेंट के लिए, अपने मिसयूज के लिए, उन्होंने अपने बेटरमेंट के लिए लोगों की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। बहुत सारे स्कैम्स जो हैं, आपके साइबर स्कैम्स हैं, उसमें भी इनका इस्तेमाल होने लगा, जहां पे वो इस टेक्नोलॉजी को, डीप फेक की टेक्नोलॉजी को यूज करके एआई वॉइस क्लोनिंग करते हैं या एआई डीप फेक वीडियो बनाते हैं या पिक्चर्स बनाते हैं और लोगों को झांसे में लेते हैं। अब ये जो सारा कंटेंट क्रिएट होता है टेक्नोलॉजी से जो हाई प्रिसीजन पे है, ये जो कंटेंट है ये ट्रस्ट ले आता है। पहले की दुनिया में ये होता था कि आपने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, हमें ट्रस्ट नहीं है, पर जैसे ही किसी ने एक वीडियो दिखाया हमने बोला हाँ हाँ इन्होंने तो ये किया था। पर अब वो क्या हो गया है, अब वो जो वीडियो है वहां से क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये वीडियो सही है या नहीं है। तो ये जो बीच का फेस था, वहां पे हम समझ नहीं पा रहे थे कि जो वीडियो है उस पर ट्रस्ट करें, आंखों देखी कानों सुनी जो बात है उस पर ट्रस्ट करें या नहीं करें। उसी को लेकर आई थिंक टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो ये क्राइम होने लगे थे, ग्रैपल जो हो रहा था, उसको लेकर सरकार ने नए कानून लेकर आए हैं, कानून में फेरबदल लाया है। और जो फेरबदल वो ये है कि वो बोल रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को जो इससे बेनिफिट्स आ रहे हैं, इससे कंटेंट क्रिएशन हो रहे हैं, उसको कर्ब ना करते हुए एक गार्ड रेल लाने की कोशिश करें, एक सैनिटी लाने की करें। जो एथिक्स की बात थी अब वो एथिक्स नहीं रहेगी, अब वो कानूनी जरूरत बन जाएगी। तो आप टेक्नोलॉजी से कंटेंट क्रिएट करें, आप और मैं कंटेंट बना सकते हैं, पर अगर मैं कंटेंट बना रही हूं तो वहां पे लिखा जाए क्लियरली कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, ना कि सही कंटेंट है। तो कल जाके अगर कोई मेरी वीडियो या आपकी वीडियो अपलोड करता है अपने अकाउंट से, तो वहां पे क्लियर हो कि वो गलत है। पर कल जाके अगर मैं ही चाहती हूं कि मैं 15 एजुकेटिव वीडियो बनाऊं तो, और मैं अपलोड कर रही हूं, तो वहां पे भी वो लिख दिया जाए, ताकि जो भी देख रहा है वो जो ट्रस्ट है वो वापस बिल्ड हो जाए टेक्नोलॉजी पे। और उस ट्रस्ट को वापस लाने के लिए और क्राइम को कम करने के लिए इंडिया ने पहला कंट्री में ऐसा मूव लाया है जहां पे वो बोल रहा है कि आपको वाटर मार्किंग या आपको ये कंपलसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप डालें। और साथ साथ में सोशल मीडिया जिसकी रीच हो गई है आम जनता पे, उनको भी लाइबिलिटी दी गई है कि आप भी टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लेकर आए और आप देखें बकायदा कि जो आपके यूजर बेस है वो इसको रखें, नहीं रखते हैं तो आप एक्शन लें। अब अगर 3 घंटे में हमने अगर आपको बताया है तो 3 घंटे में आप उसको टेक डाउन करें। ये अभी नए कानून की बात है। जी जी बिल्कुल। अमिताभ कुमार, अगर देखें तो आज टेक कंपनियां एआई का इस्तेमाल हानिकारक कंटेंट पकड़ने के लिए कर रही हैं, लेकिन वहीं एआई डीप फेक बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी रेस बन गई है जहां क्रिएशन हमेशा डिटेक्शन से आगे रहेगा, या अभी भी टेक के पास कंट्रोल बनाए रखने का मौका है?
मैम देखिए, यहाँ पर आइंस्टाइन और गांधी दोनों को मैं लेकर के आना चाहूंगा कि तकनीक जो होती है उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो तो तकनीक है। उसका काम है, उसको बनाया गया है कि भाई आप वीडियो बनाइए। अब आप वो वीडियो किसी की पढ़ाई लिखाई के लिए बना रहे हैं, अश्लीलता के लिए बना रहे हैं, अपराध के लिए बना रहे हैं, ये जो बनाने वाला है उसके मन मस्तिष्क पे इसकी क्या कहते हैं सोच पड़ती है। और यहाँ पर और जैसे कि हमारे एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में भी आजकल बात चल रही है कि गांधी के जो अहिंसा के सिद्धांत है बहुत जरूरी है तकनीकी दुनिया को समझने के लिए। दूसरा जो मैम ने बात कही, खुशबू मैम ने बात कही कि गार्ड रेल्स, कि जब आप कोई भी तकनीक बनाए, और उसको अंग्रेजी में सेफ्टी बाय डिजाइन कहा जाता है, आप उसको ये सोच करके बनाए कि इसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि वही कंपनी जो सोशल मीडिया चला रही है, वही कंपनी एआई कंपनी भी चला रही है, तो वो समझ तो सकते ही है कि इसका दुरुपयोग होगा। दूसरी चीज जो हम कानून लाए हैं उसमें पारदर्शिता है कि जो नागरिक सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहा है उसको पता तो चले ये बनावटी है, ये सच्चा नहीं है। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां पर अलग अलग प्रकार की जानकारी लोगों में है। हमारे जो भारतीय नागरिक गांव देहात में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनको ऐसे वीडियोस देख करके, और जैसा कि मैम ने कहा कि फर्क बताना ही नामुमकिन हो गया है। तो एक साधारण मनुष्य की आंखों से अगर आप उसको देखेंगे आप फर्क नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर आप कंप्यूटर विजन से या स्पेशल टेम्पोरल टेक्नोलॉजी जो कि कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल करता है उससे इस वीडियो को देखेंगे तो काफी साधारण तरीके से पता चल जाता है कि ये नकली है या इसमें कुछ बदलाव लाया गया है। रही बात कंपनियों की, तो एक व्यापार का साधारण सा उद्देश्य होता है कि देश के दिए हुए नियमों में वो प्रॉफिट कमाए, वो मुनाफा कमाए। तो अब जब ये नियम आ गया है तो सारी कंपनियां, भले ही वो देश की हो या विदेश की हो, अगर आप हिंदुस्तान के इंटरनेट पे हैं तो आपको हिंदुस्तान का नियम मानना जरूरी है। ये एक बड़ी अच्छी चीज हुई है जो कि इन कंपनियों को बताई गई है। और मुझे लगता है ये कंपनियां ये चाह भी रही थी कि भाई क्या नियम है, किसके अंदर हम अपना व्यापार कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये नियम आ गया है तो इससे हम बहुत ज्यादा बदलाव देखेंगे आने वाले महीनों में और हफ्तों में। ठीक है। और खुशबू जैन, जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो एक तरह से देखें तो भारत में डीप फेक से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फर्जी सीईओ कॉल्स, फाइनेंशियल फ्रॉड, महिलाओं के खिलाफ हम देख रहे हैं जिस तरह के आपत्तिजनक वीडियो हैं। आईटी एक्ट और आईपीसी और डेटा प्रोटेक्शन जैसे कानून जो हैं वो पीड़ितों को कितनी तेज और प्रभावी राहत दे पा रहे हैं। और जैसा अभी अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क की उन्होंने बात कही और सख्त कानूनों की जरूरत पर जोर दिया। तो कानूनी नजरिए से ऐसा फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए जो सिर्फ सजा नहीं बल्कि डीप फेक को बनने से पहले ही रोक सके? तो आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ था। पहला, हमारे पास लॉ तो अभी भी है, आपके जो आईटी एक्ट, बीएनएस और इनमें देखें तो इनमें धाराएं अभी भी है कि आप किसी को इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते। वो एक सजा का वो है, कानून है। उसके बाद में आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन या फिर चाइल्ड के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर या फिर डिफेमेटरी कंटेंट को लेकर तो कानून तो अभी भी हमारे पास में है यहाँ पे। या फिर किसी को फ्रॉड या चीट करना टेक्नोलॉजी के जरिए, तो वो भी तो फ्रॉड है, वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। बट ये जो है टेक्नोलॉजी के जरिए जब होता है तो कल जाके जब मैं इसको cybercrime.gov.in में कंप्लेंट करूं या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूं, उसके बाद में उसमें एक्शन हो, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें देर हो जाती है। तो कल जाके अगर ये हुआ भी तो आप देखें कि अगर आपका कोई वीडियो या मेरा कोई वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पे है, अब ये प्रोसेस जब मैंने कंप्लेन की और जब तक ये एक्शन हुआ और उनको इन्फॉर्म किया गया कि ये कंटेंट जो है आप इसको टेक डाउन करें, ये पूरी प्रोसेस में 5 दिन लग गए, 4 दिन लग गए या 20 दिन लग गए। वो समय बहुत होता है। जो डैमेज मुझे होना है वो हो चुका है। 50,000 लोगों से लेकर 50 लाख लोगों ने वो चीजें देख ली है, उनका माइंड उस बात को ट्विस्ट हो चुका है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मेरे पास हो चुका है। उसके बाद में आप उसको हटा भी देंगे तो उससे मुझे वो जस्टिस नहीं मिल रहा है जो जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी को कैचअप करने के लिए यहाँ पे ये बात जो आप अश्विनी वैष्णव जी की बोल रहे हैं वो यही है कि आपको टेक्नो लीगल मेजर, अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में है जहां पे हम सिर्फ नॉर्मल कानून और कानून की प्रक्रिया से नहीं चल सकते, वहां पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जहां पे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम्स आए जो रियल टाइम में इनको कैच कर सके ताकि ये उन लोगों तक पहुंच ना पाए। और जो दूसरी कंट्रीज है उनमें कुछ लॉज लाए हैं। एक लॉ बहुत ही अच्छा था जो मैंने पढ़ा था, वो ये बोलता था कि अगर 50 लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज पढ़ी है तो सोशल मीडिया की लाइबिलिटी बनती है कि वो 50 लोगों को वापस वो सही न्यूज पहुंचाए कि ये गलत था। बट हम इतने
इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन के फटीग में है कि हम इंफॉर्मेशन लेकर ग्रैब कर लेते हैं, वो वापस उस इंफॉर्मेशन पे जाना बहुत मुश्किल है। इसी कारण से बोला गया है कि टाइम सेंसिटिव एक्शन लेना इन पे बहुत जरूरी है। वो टाइम जो है वो कम होते होते अभी हम 3 घंटे की बात कर रहे हैं ताकि ये टेक्नोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट हो जाए कंपनीज के अंदर। बट आई थिंक जो अमित जी ने बोला कि इसको रियल टाइम ऑन एन रियलिटी की अभी अपलोड हुआ है उसी वक्त वो अपलोड ही ना हो पाए, या फिर वो उसके ऊपर एक लेयर की सिक्योरिटीज लग जाए और इमीडिएट बेसिस पर टेक डाउन हो जाए जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। तो अगर हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी से इस चीज को कैच होल्ड भी करना पड़ेगा और एक्शन भी लेनी पड़ेगी रियल टाइम में। और उसी को लेकर एक और चीज की बात की थी कि जो कंट्रीज है ये एक ग्लोबल इशू है। बिकॉज अगर मैं आपको एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, वो ये है कि जो डीप फेक अगर क्रिएट हुआ, लेट्स से वो हुआ कि कल कोई एक नॉन कंसेंशुअल डीप फेक पॉर्न आ गया किसी एक औरत का, वो है इंडिया की। अभी जो ये पॉर्न था, ये जो अपलोड हुआ, वो सर्वर जो है वो यूरोप में है, जो मॉडल है उसका वो यूएस का है, और जो पोस्टर है वो इस इंडिया की किसी इसका है। अब जो पुलिस है वो कहाँ की होगी? वो इंडिया की होगी, वो भी उसी जुरिस्डिक्शन की होगी, लेट्स से मध्य प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हुआ। तो अभी कौन सा रेगुलेटर इफेक्टिवली इस पे काम करेगा, कहाँ सीमलेसली इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा और एक्ट करेगा? और उसी जगह पर एक क्राइम है जहां पे 10 करोड़ रुपए किसी के चले गए हैं। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो लोगों को वो 10 करोड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है देन आपकी या मेरी कोई पिक्चर जो अपलोड हुई है और वो चली जाती है। इसी को लेकर उन्होंने बोला है कि ये जो है ये ग्लोबल इशू है, इसीलिए जो गार्ड रेल्स की बात करी और तकनीकी सॉल्यूशन की बात करी है वो ग्लोबल लेवल पे आना चाहिए कंट्रीज में, ताकि ये जो फाइट है ये कंट्रीज की फाइट है अगेंस्ट क्रिमिनल्स। तो ये मिलकर करनी पड़ेगी। इसको आप साइलोज में या लोकल लेवल पे नहीं कर सकते, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकल लेवल पे हमको करना पड़ेगा। तो इसी की बात को लेकर आई थिंक अश्विनी जी जो है उनका जो स्टेटमेंट है कि हम 30 कंट्रीज से इस बारे में बात कर रहे हैं जहां पर तकनीकी सॉल्यूशन और गार्ड रेल्स है और उसको लेकर एक ग्लोबल लीगल टेक्नो सॉल्यूशन बने। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि अक्सर जो डीप फेक है वो एक देश में बनता है, दूसरे देश में होस्ट होता है, नुकसान किसी तीसरे देश में होता है। तो ऐसे में जो भारत का एक कदम है कि 30 से ज़्यादा देशों के साथ सहयोग हो, वो कानूनी कार्रवाई के लिए एक बड़ा निर्णायक कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल। अमिताभ जी, अगर हम देखें तो ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डीप फेक आधारित फ्रॉड है उससे कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। वाटर मार्किंग और कंटेंट लेबलिंग की बात और या ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन जैसे जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, वो आपको क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पर कितने कारगर साबित हो सकते हैं? और अक्सर हमने देखा है कि कई देशों में चुनाव के दौरान डीप फेक का इस्तेमाल फर्जी भाषण और नकली समर्थन के लिए किया जाता है, इसीलिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा इसे बताया गया है। तो आपके अनुसार एआई ड्रिवन जो डीप फेक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उनके लिए खासतौर से कितना बड़ा खतरा है? मैम ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये भारत के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में, यूरोपियन यूनियन के चुनाव में इस्तेमाल हो चुका है। जहां तक रही बात वाटर मार्किंग की और लोगों से पूछने की, साधारण नागरिक, खुशबू जी, मैं, छोटे बच्चे, शायद उनको हम इससे डिटर कर सकते हैं। जो अपराधी है उसके लिए आपको पुलिस की जरूरत है। तो जो अश्विनी जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा नियम आ चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा देश है, 760 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। जब तक आप उस पैमाने पे साइबर क्राइम सेल नहीं बनाएंगे, ये जो सुनामी आ चुकी है ना अपराध की, और भारत विश्व का साइबर क्राइम का हब बन चुका है, विश्व का, एज पर एफबीआई। इस सुनामी में ये कागज की कश्ती से हम झगड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत सारी ताकत, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा साइबर क्राइम को फाइट करने में। अभी ये चुनौती बहुत बड़ी है। अभी हम साइबर क्राइम gov.in सुनाई बड़ा अच्छा देता है, आप कभी उसको इस्तेमाल करके देखिएगा, उस पर आप नहीं अपलोड कर सकती अपनी कंप्लेन, सर्वर ऑन नहीं रहता। ये कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमको भारत में बहुत जल्दी बदलनी पड़ेंगी। अभी जो भारत का साइबर क्राइम फाइटिंग बजट है वो किसी भी बड़ी कंपनी के करीब भी नहीं। तो 200-300 एआई कंपनियां आज दिल्ली में है। आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगले 1 साल में किस प्रकार से हम अपनी साइबर क्राइम से जूझने की जो ताकत है उसको 1000 गुना बढ़ाएं, क्योंकि मुनाफा यहां अरबों में है। जैसा आपने बताया ना कि पैसा अरबों में चुरा रहे हैं, तो मुनाफा भी अरबों में कमा रहे हैं। आप 10 करोड़ रुपए लगाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी इसको लड़ने की हमारी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, और ये मैं एकदम जमीनी रूप से कह रहा हूं। कॉन्ट्रेल्स जैसे 10,000 स्टार्टअप लगेंगे तब जाकर के कुछ हम कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड कोविड के बाद जितना ऑर्गेनाइज क्राइम है सारा साइबर क्राइम में आ चुका है, और दूसरी साइड हमसे अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हिंदुस्तानी साइबर क्राइम सेल उसके आजू बाजू भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया
10 करोड़ होगा और अगर एक निजी पिक्चर होगी तो उस निजी पिक्चर उस महिला उस बच्चे की कोई मदद नहीं कर रहा, 10 करोड़ के केसेस की मदद कर रहा है। ज्यादा भारत गरीब और मध्यम वर्ग का है। और अभी हिंदुस्तान में मैं कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े उद्योगपतियों के साथ, नेताओं के साथ और अभिनेताओं के साथ काम कर रहा हूं। उनकी फाइल हटाने में हमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त है इस वक्त, तो इसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो खुशबू जैन, अगर देखें तो सरकार सख्त नियमों की बात कर रही है, लेकिन साथ ही जो फ्री स्पीच है और क्रिएटिव फ्रीडम का सवाल भी बार बार उठता है। तो आपके हिसाब से कड़े रेगुलेशंस और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे देखा जाएगा, कैसे बनाया जा सकता है? आई थिंक जहां आप फ्री स्पीच की बात करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे ये कानून आपके फ्री स्पीच को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है। आपका फ्री स्पीच क्या बोलता है कि मेरे पास एक नागरिक जो मैं हूं, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे एक राइट देता है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बट क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? नहीं। अगर ये राइट किसी और के राइट को इन्फ्रिंज करता है तो वहां पे आपके ऊपर ये फ्री स्पीच नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास आज एक फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन है तो मैं आपके खिलाफ कुछ भी बोलूं, पहला। दूसरा, अगर एक्सप्रेशन है तो मैं आपकी कोई भी वीडियो बनाऊं, किसी भी तरीके से कहीं भी शेयर करूं जिससे आपके राइट्स को इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वहां पे ये एक रिस्ट्रिक्टिव राइट है। दूसरा, अगर आप देखें तो वो बोल रहे हैं आप एआई बंद नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि आप एआई से रिलेटेड कोई कंटेंट बना नहीं सकते, आप वॉइस नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते, या आप कंटेंट किसी टाइप का क्रिएट नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल बाकायदा इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का, आपके पास क्रिएटिविटी की फुल फ्रीडम है, बट आपका जो कंटेंट है वो आप क्लैरिटी दे दें। क्योंकि ये जो दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया में हम आज जी रहे हैं, वहां पे ट्रस्ट वापस लाना बहुत जरूरी है, ताकि इससे जो इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव तरीके से बहुत लोगों पे होता है कि इस वीडियो पे विश्वास करे या नहीं करे। तो जो वो आंखों देखी कानों सुनी जो सच्चाई होती थी, उस पे वापस सच्चाई पे शिफ्ट आना बहुत जरूरी है। इसको लेकर वो बोल रहे हैं कि भाई एक एक ये भी नहीं मना कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को ये नहीं बोल रहा है कि आप लोगों को वीडियो एक्सप्रेस ही ना करने दे। वो बोल रहे हैं आप बाकायदा सबको लगाएं, बस उनको एक वार्निंग वहां पे देनी पड़ेगी कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, ताकि जो देख रहा है वो उस पर बिलीव करे नहीं करे वो सब कुछ उसके ऊपर है, बट उसके पास एटलीस्ट इंफॉर्मेशन है कि ये रियल वीडियो है या ये सिंथेटिकली जनरेटेड वीडियो है, पहला। दूसरा, कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मिसयूज, ये बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम जब ये सारे लॉज की बात करते हैं, हम एक जायंट टेक प्लेटफॉर्म्स के साथ लड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है ये लोगों को बोलना और उसको लोगों को उस झांसे में लाना कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन्फ्रिंज हो रही है या आपकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज हो रही है बिकॉज सरकार चाह रही है वो डिटेल लेना। तो आप देखें कि कल आप और मैं अगर उस सिचुएशन में हैं जहां पे मेरे या आपके बारे में कुछ क्रिएट होता है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि सरकार, हम पुलिस के पास जाके वो इंसान को पकड़े और वो वीडियो को, कंटेंट को टेक डाउन करे और हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो? या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। पैसा तो गुम होना में आप ठीक है, आप इंपैक्टेड हैं, बट जब इस टाइप की चीजें होती है डीप फेक रिलेटेड, उसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, बहुत बार आप पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं आ पाते, आप और आपकी पूरी फैमिली जो आपके साथ है। तो अगर आप और मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास लॉज है और गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनको एनफोर्स करे और क्रिमिनल को पकड़े। तो इसी तरफ अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे और आप अपने आप को देखेंगे, तो जब भी आप ये सारी बातें करते हैं कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्फ्रिंज हो रही है, आप वहीं पे देखें कि अगर आपके खिलाफ ये वीडियो बना, आपकी आवाज को लेकर अगर किसी ने आपके साथ में ये चीज की, कोई वॉइस क्लोनिंग करके आपके माँ बाप को फोन करके कुछ बोला और उससे कोई क्राइम हुआ, या फिर आपकी पर्सनालिटी को यूज करके कहीं आपको फेमस कर दिया गया उस चीज को लेकर, तो अगर आपके साथ ये सारी चीजें होती है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आप किसी और की ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हिंडर करे? तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत ही बैलेंस्ड लॉ लाया है। अगर आप इस रेगुलेशन को देखेंगे तो वो बहुत क्लियरली ये नहीं बोलता, आपको बैन भी नहीं करता एक्सप्रेस करने के लिए, बट बता तो दो कि ये सच है या नहीं है, और उसके बाद में भी आप बनाओ, आप एडवर्टीजमेंट्स बनाओ, आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाओ, बट आप मिसयूज मत करो उस टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट के लिए यूज हो सकती है। बिल्कुल। और अमिताभ जी, अगर देखें तो सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को साफ संदेश दिया कि प्ले बाय इंडियाज रूल्स। मेटा, एक्स और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में भी अगर हम देखें, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या एआई के दौर में उन्हें सिर्फ इंटरमीडिएटरी माना सही है या उनकी जिम्मेदारी अब कहीं ज़्यादा होनी चाहिए? और साथ ही अगर आज कोई डीप फेक वीडियो अचानक वायरल हो जाता है तो पहले 24 घंटों में टेक प्लेटफॉर्म, पीड़ित और जांच एजेंसियों को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि नुकसान को रोका जा सके? बिल्कुल मैम, कोई भी व्यापार अगर एक देश में चलता है, अगर हम भी जाके अमेरिका में व्यापार करते हैं तो हमें अमेरिका के नियम मानने पड़ेंगे। तो वो तो पहला सत्य है कि हर व्यापार
इंटरनेट का हो, जमीन का हो, उसको देश का नियम मानना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट पे पहले नियम थे नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूजन था, अब नियम बन रहे हैं और ये पूरी दुनिया में बन रहे हैं, खाली हिंदुस्तान में नहीं। अब रही दूसरी बात, जो जैसे मैम ने भी कहा, खुशबू मैम ने, कि जो पीड़ित है या पीड़िता है उसके बारे में क्या, आपने तो अपना मुनाफा कर लिया, आपने तो वो बना करके बेच करके पैसा कमा लिया, उनके बारे में भी तो आप सोचिए, वो भी तो आप ही के यूजर है, आप ही की कम्युनिटी है ना। तो यहां पर प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा और काम करने की जरूरत है। और अगर आप यूके में देखें तो ऑफकॉम तो सीधा कह रहा है कि जिसको भी आपकी वजह से हानि पहुंची है, आप उसको मुआवजा दीजिए। जितनी बार उनकी फाइल देखी गई है, आप उनको उनसे माफी मांगिए, उनको मुआवजा दीजिए, उनकी चिकित्सा पे पैसा खर्च करिए। तो प्लेटफॉर्म्स को आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। और अभी मुझे जो लगता है, प्लेटफॉर्म्स अगर चाहें तो खाली ट्रस्ट एंड सेफ्टी पे, खाली ये अश्लील, अभद्र, आपराधिक जो कंटेंट है उसको हटाने की बात हो रही है, आलोचना पे बात नहीं हो रही है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा है, लेकिन अगर एक छोटी बच्ची की अश्लील वीडियो है तो आपको उसको हटा देना चाहिए, भले ही नियम हो या ना हो। आप इसी समाज के एक पार्ट है। तो प्लेटफॉर्म्स को तकनीक जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, और ज्यादा लोग जो कि हिंदुस्तान दुनिया का ट्रस्ट एंड सेफ्टी चलाता है, इनको यूज करने की जरूरत है। अपने मुनाफे को थोड़ा सा कम कर लीजिए और इस जगह को थोड़ा और सुरक्षित बना दीजिए। ये मेरा सुझाव पिछले 15 साल से रहा है और आगे भी इन कंपनियों को यही रहेगा। बिल्कुल। इसी के साथ चर्चा का समय पूरा हो गया। अमिताभ कुमार जी, खुशबू जैन, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से कुछ बातें बिल्कुल साफ है, डीप फेक सिर्फ तकनीक की समस्या नहीं है, ये भरोसे की भी समस्या है, इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब देखना और सुनना भी सच ना लगे ना रहे, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए तकनीक, कानून और जागरूकता तीनों को साथ चलना होगा। जैसा कि भारत का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की साझा लड़ाई है। सच की सुरक्षा आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।